मित्रों, डॉक्टर JS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थक्वेक अर्थात भूकंप को पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भूकंप क्या है, भूकंपी तरंगे क्या हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स, लव वेव्स भी कहते हैं। भूकंप छाया क्षेत्र देखेंगे और बाद में भूकंप को कैसे नापा जाता है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी तीव्रता क्या है, इतना इस वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट यह है कि भूकंप क्या है। अर्थक्वेक, व्हाट इज अर्थक्वेक। तो साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ है भूमि का कांपना अर्थात पृथ्वी का हिलना। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न मत दिए हैं। जैसे होम्स ने कहा कि यदि किसी तालाब के शांत जल में एक पत्थर फेंका जाए तो जल के तल पर सभी दिशाओं में तरंगे फैल जाती हैं। इसी प्रकार जब चट्टानों में कोई आकस्मिक हलचल होती है तो उससे जो कंपन पैदा होती है वो मैक्सवेल के अनुसार भूकंप धरातल के ऊपरी भाग का वह कंपन विधि है जो धरातल के ऊपरी तथा निचली चट्टानों के लचीलेपन एवं गुरुत्वाकर्षण की समान स्थिति में कमी आने से प्रारंभ होती है। सलिसबरी के अनुसार ये है कि भूकंप वे धरातली कंपन हैं जो मनुष्य से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आती हैं। तो जनरल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी में जो भूकंप आता है, भूकंप का सामान्य अर्थ है पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का कांपना। यह एक नेचुरल इवेंट है, बोले तो प्राकृतिक घटना है। मुख्यतः भूकंप जो है ऊर्जा के निकलने के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो सभी दिशाओं में फैल कर ही भूकंप लाती हैं। तो भूकंप का सीधा सा तात्पर्य है पृथ्वी का कंपन, और ये विभिन्न वैज्ञानिकों के अपने स्रोत हैं। मुख्यतः भूकंप क्यों आता है, कंपन क्यों होता है, तो कहा जाता है कि भ्रंश के किनारे ही हमेशा ऊर्जा निकलती है। जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जो शैल्स होती हैं वो विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहाँ ऊपर के शैल खंड दबाव डालते हैं और उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है, फिर भी अलग होने की प्रकृति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। तो घर्षण कहा जाए तो पृथ्वी पर जो भूकंप आता है वो इन तरंगों को आगे पढ़ेंगे। ये तरंगे कौन कौन से हैं, जैसे प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स हैं और एल वेव्स होती हैं जिन्हें सरफेस वेव्स कहते हैं। तो ये वेव्स हैं और इनका ये फिगर में आप देख सकते हैं इनकी इंटेंसिटी, इनका एम्पलीट्यूड दिया गया है। तो ये सिस्मोग्राफ जो है, क्योंकि भूकंप को सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है, तो यूको में रिकॉर्ड किया गया था डिस्टेंस वेव। तो ये कुछ इसके वेव्स हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हम बता रहे थे कि जिसके परिणाम स्वरूप जो शैल खंड हैं वो विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जैसे दो शैल खंड हैं, अचानक इसमें तनाव होता है या तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जाने लगते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज में। तो जब एक दूसरे के विपरीत जाते हैं तो इसमें ऊर्जा निकलने लगती है। ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा तरंगे, वो सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। कहा जाता है कि जहाँ से ये ऊर्जा, जो ये पॉइंट होता है जहाँ से ये ऊर्जा निकलती हैं, उन्हें भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। और इस फोकस को हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, हाइपोसेंटर या फोकस कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती हैं। तो ये तरंगे जो हैं ये विभिन्न दिशाओं में चलती हुई ये पृथ्वी की जो सतह है वहाँ पे पहुँच जाती हैं। तो जहाँ ये सतह पर पहुँचती हैं, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, मतलब ये जो उसके आसपास सबसे नज़दीक होता है, उसे ईपी सेंटर बोलते हैं। ईपी सेंटर को हिंदी में अधिकेंद्र बोलते हैं।
तो ये अधिकेंद्र है और ये हमेशा फोकस के आसपास ही होता है, सतह पर, सरफेस पर। कहा जाता है कि अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। यह जो अधिकेंद्र है उद्गम केंद्र के ठीक, ये मोस्टली देखा जाता है कि ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर ही, ये 90 डिग्री कोण पर ये जो सेंटर है जिसे ईपी सेंटर बोलते हैं, वो फोकस या हाइपो सेंटर के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए लिखा हुआ द पॉइंट विद इन अर्थ वेयर फॉल्टिंग बिगिन, जहाँ पे फॉल्ट शुरू होता है उसको फोकस कहते हैं। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड ईपी सेंटर। तो ये इसके एकदम बोले तो एबव है, तो इसको ईपी सेंटर बोलते हैं और यहीं पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो ये उसकी क्रियाविधि है, कैसे भूकंप चलता है। अगर हम भूकंपी तरंगों की बात करें तो भूकंपी तरंगें मेनली 3 प्रकार की होती हैं, जैसे प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, एल या लब वेव्स बोलते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं, ये देखिए दिया हुआ है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो बॉडी वेव होती हैं। तो ये देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स दिया है। तो जो प्राइमरी वेव्स होती है इसमें वेव्स ऑफ पार्टिकल का जो डायरेक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब समानांतर होता है। तो आप देखिए ये पी वेव्स है, इसमें जो पार्टिकल्स और वेव्स हैं इन दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में होता है, समानांतर होता है। ऐसे वेव्स को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं, ऐसे वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। दूसरा है एस वेव्स। तो एस वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जिसमें पार्टिकल और वेव्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। तो आप देखिए ये परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे हैं और इस प्रकार के वेव्स को सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। तो सेकेंडरी वेव्स जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव्स होता है और प्राइमरी वेव्स जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है, अर्थात इसमें वेव्स और पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में समानांतर चलते हैं। लेकिन सेकेंडरी वेव्स हुआ या यल वेव्स हुआ, इसमें भी जो वेव्स और पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के लगभग परपेंडिकुलर ही चलते हैं। तो प्राइमरी वेव्स हो गया, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स हो गया। अगर हम इन तरंगों के वेलोसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो होता है वो प्राइमरी तरंगों का होता है, फिर सेकेंडरी तरंगों का होता है और फिर एल वेव्स का होता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो पी तरंगे हैं वो तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। जो पी तरंगे हैं वो ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों माध्यम में चलती हैं। जबकि एस जो तरंगे हैं धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है, मतलब प्राइमरी वेव्स के बाद ये सेकेंडरी वेव्स उत्पन्न होती हैं। यह तरंगे धरातल पर कुछ समय बाद ही उत्पन्न होती हैं, ये सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह तरंगे केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ही चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी वेव्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में चलती हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है वो केवल सॉलिड माध्यम में चलती हैं, ये लिक्विड माध्यम में नहीं चलती हैं। यह तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की थी। तो ये प्राइमरी वेव्स हो गया, सेकेंडरी वेव्स हो गया और एल वेव्स हो गया। तो ये इन तरंगों के कारण ही पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं, इन्हीं के कारण ये तरंगे, इन्हीं के कारण भूकंप आते हैं। तो इन तरंगों में आप देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स को बॉडी वेव्स बोला जाता है और जो लब वेव्स या यल वेव्स है या रेले वेव्स बोला जाता है वो सरफेस वेव, ये हमेशा सरफेस पे चलते हैं।
एल वेव्स या लब वेव्स की खासियत होती है कि हमेशा सरफेस पे ही चलते हैं। क्रस्ट जो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बताए थे, तो जो क्रस्ट टाइप का है, जो उसकी अपर संरचना है, ये हमेशा सरफेस पे ही चलते हैं, इसीलिए इनको सरफेस वेव्स बोला जाता है। और वेलोसिटी सबसे ज़्यादा प्राइमरी वेव्स की होती है, सबसे पहले यही पहुँचते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी वेव्स बोला जाता है। तो ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों का मैंने बता ही दिया कि प्राइमरी तरंगे हमेशा इसमें वेव्स और पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, इसीलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है। और सेकेंडरी वेव्स में वेव्स और पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, इसीलिए ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। कहा जाता है कि जो सरफेस वेव्स होते हैं, जो सरफेस वेव या धरातली तरंगे, वे सबसे विनाशकारी समझी जाती हैं। तो ये वेव्स जो यल वेव्स है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। हालांकि वेलोसिटी या सबसे पहले पहुंचने की जो क्षमता होती है वो प्राइमरी वेव्स में होती है। अब अर्थक्वेक शैडो जोन देखेंगे, भूकंप छाया क्षेत्र देखेंगे। तो सिस्मोग्राफ यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंप तरंगे अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ तरंगे ऐसी भी है जहां कोई भी भूकंपी तरंगे अभिलेखित नहीं होती हैं। मतलब ऐसी तरंगे जैसे प्राइमरी वेव्स है, अगर जहाँ चलती हैं तो उसके अपोजिट वो शैडो बन जाता है। जैसे अगर इस फिगर में देखें हम, तो प्राइमरी वेव्स का जो एंगल है वो प्राइमरी वेव्स का 103 से 142 डिग्री है। तो ये जो जोन है, ये शैडो जोन है, ये प्राइमरी शैडो जोन कहलाता है। ये शैडो जोन क्यों? क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में चलता है। और कोर की बात करें, जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आपको बताया था, तो वहाँ पे कोर को आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड किया गया था। तो जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता था। तो चूँकि सेकेंडरी वेव्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं चलते हैं, तो ये वेव्स जो हैं ये यहाँ कोर में नहीं जा पाते। तो ये जो दिया गया ये प्राइमरी वेव्स का है। तो जहाँ वेव्स चल रही हैं उसके अपोजिट ये शैडो बन जाता है, तो इसको प्राइमरी वेव शैडो जोन कहते हैं। और ये इसका एंगल जो इम्पोर्टेंट है 103 से 142 एंगल होता है। ये प्राइमरी वेव्स का ये अपना डायरेक्शन, क्योंकि ये तो तीनों माध्यम में चल सकती हैं। अगर हम सेकेंडरी वेव्स के शैडो जोन की बात करें, तो सेकेंडरी वेव्स के जो शैडो जोन है, तो ये प्राइमरी पाथवे है। ये पूरा जो जोन है वो शैडो जोन है सेकेंडरी वेव्स का। क्यों? क्योंकि कोर से जो वेव्स है, प्राइमरी वेव्स तो कोर में चल सकती हैं, तो ये यहाँ पे आती हैं, तो उनके इस छायाचित्र जो है, जो इसका शैडो जोन है वो इसके अपोजिट बनता है। लेकिन सेकेंडरी वेव्स में ये लिक्विड मीडियम में नहीं चल पाती, तो यहाँ पे जो इसका जो ये चित्र बना हुआ है, छाया चित्र, ये ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी की अपेक्षा। तो 103 डिग्री तक तो दोनों रहते हैं। तो ये जो छाया चित्र है वो सेकेंडरी वेव्स का सबसे ज़्यादा होता है। तो बाकी ये जो 103 से ये तो पूरा जो ये एंगल है पूरा, ये सेकेंडरी वेव्स का है। और प्राइमरी वेव्स का जो छाया चित्र है वो 103 डिग्री से 142 डिग्री तक ही रहता है। तो मेरे हिसाब से आप ये फिगर को अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट वहीं से आया, क्योंकि जो प्राइमरी वेव्स है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलती, लेकिन सेकेंडरी वेव्स नहीं चलती। तो जब नहीं चलती तो उसका जो शैडो जोन है या छाया चित्र है वो वहाँ पे बन जाता है। हालांकि ये कहा जाता है कि यह तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। बाकी आप फिगर में आप देख ही सकते हैं कि इसका जो छाया चित्र है वो बहुत बड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं शैडो जोन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। इसका एंगल भी आपको जानना चाहिए। लास्ट में हम लोग भूकंप की तीव्रता देखेंगे।
तो किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता वहाँ पर भूमि में गति तथा मानव पर प्रभाव के रूप में आंकी जाती है। भूकंप की तीव्रता मर्केली पैमाने पर अंकित किया जाता है, मर्केली और रिक्टर। तो मर्केली जो है उसको 1902 में विकसित किया गया था और 1931 में, मतलब 1902 में इसे मर्केली ने विकसित किया और 1931 में उसे वुड एंड न्यूमैन ने संशोधित किया। अब इसे संशोधित मर्केली पैमाने के नाम से जाना जाता है। तो मर्केली पैमाने से भी भूकंप की तीव्रता नापा जाता है, मेनली इसको सिस्मोग्राफ पर नापा जाता है, लेकिन ये तीव्रता जो है वो मर्केली स्केल पर नापा जाता है। दूसरा जो स्केल है वो चार्ल्स एफ रिक्टर, कहीं कहीं रिक्टर है, रिक्टर भी है इनका। ये विख्यात भूकंपवेत्ता थे। इन्होंने चार्ल्स एफ रिक्टर का 1935 में विकास किया, जिसे 1965 में बेनो गुटनबर्ग ने संशोधित किया था। यह एक लघु गणक लॉगरिथमिक पैमाना है जिसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा होती है। रिक्टर पैमाने पर अभी तक 8.9 गहनता तक के भूकंप आ चुके हैं। मतलब इन्होंने जो अपना न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय किया है, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्होंने एक स्केल बनाया इस प्रकार का, और एक प्रकार से 1, 2, 3 ऐसे करके बताया कि 9 अगर रिक्टर है तो वहाँ पे भूकंप से जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है, और जहाँ पर भूकंप 2 या 3 रिक्टर पे हैं वहाँ पे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक प्रकार से इन्होंने अपने एक लघु गणक अर्थात लॉगरिथम पैमाने की सहायता से रिक्टर पैमाने पर, मतलब उनका नाम रिक्टर था, तो उसके आधार पर इन्होंने भूकंप की तीव्रता का एक स्केल दिया, मतलब सिस्मोग्राफ अध्ययन कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में भूकंप क्या है, भूकंपी तरंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स, भूकंप छाया क्षेत्र और भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किया। डॉक्टर तोया जयस क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे।